हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। विवेक भाई, इसकी एक रिव्यू वीडियो आप प्लीज़ बनाओ। तो पहले ही मैं इसको लेकर दो वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसकी एक्चुअल में डिमांड है। डिमांड इन द सेंस कि हर कोई जानना चाहता है कि ये नीचे क्यों जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले इमीडिएटली मीन्स स्टार्ट करने से पहले ही, ट्रेड करने से पहले ही हमें पता होना चाहिए। और वो हम सबको पता भी है, लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। शायद हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाते, और शायद बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का हमारा मन होता है, और डेली बेसिस पर हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस को देखते रहते हैं। और वो भी जो देखते हैं वो हम शायद ट्रेडिंग व्यू में नहीं देखते, चार्ट पैटर्न्स को नहीं देखते, हम एक्चुअल में अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं, जहां पर हमारी होल्डिंग होती है। और होल्डिंग में भी हम क्या चीज देखते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना प्लस में है, कितना माइनस में है। जबकि इस चीज को चेक करने के बदले कि हमारा स्टॉक कौन सा होल्डिंग में कितना प्लस में है, कितना माइनस में है, हमें पोर्टफोलियो नहीं देखना चाहिए, हमें होल्डिंग नहीं देखनी चाहिए, बल्कि कौन कौन से स्टॉक्स हमारे पास पोर्टफोलियो में है उनके चार्ट्स को हमें देखना चाहिए, उनके फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, उनके बिजनेस को देखना चाहिए। तो अगर हम राजेश एक्सपोर्ट्स के बिजनेस की बात करें, देयर इज नो चेंज। जब से हमने लास्ट टाइम वीडियोस बनाई थी तब से लेकर अब तक कोई चेंज नहीं है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करने लगे, देयर इज नो चेंज इन द फाइनेंशियल। और अगर हम उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर कोई स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए और बिजनेस और फाइनेंशियल्स में कोई डिफरेंस नहीं हो जब हमने पोजीशन बनाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ बदल गया है या कुछ यहाँ पर कंपनी बेकार हो गई है। ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है, परसेप्शन है कि अगर कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनी अच्छी हो जाती है, और अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो हम कंपनी को बेकार मान लेते हैं। जबकि अगर फंडामेंटल्स और बिजनेस मीन्स फंडामेंटल्स जो बिजनेस के हैं या फिर फाइनेंशियल्स के हैं, अगर वो बिल्कुल इंटैक्ट रहें, बिल्कुल सेम रहें, और स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, तो कंपनी बेकार नहीं होती बल्कि और अच्छी हो जाती है। क्योंकि पहले जिस चीज के लिए हम 100 रुपीज पे कर रहे थे, अभी शायद वो 90 पर अवेलेबल है या फिर 80 पर अवेलेबल है। और इसी के अगेंस्ट अगर बिजनेस सेम है और फाइनेंशियल सेम है, और स्टॉक प्राइस पहले 100 था और अभी वो 120 हो जाए, तो वो कंपनी पहले जितनी अच्छी नहीं रहती स्टॉक प्राइस के ऊपर आने से। क्यों? क्योंकि पहले जिस चीज के हम 100 रुपीज पे कर रहे थे, उस चीज के अब 120 पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा शॉपकीपिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई माल हमें लगता है कि 300 रुपीज का है, 250 पर मिल रहा है तो सस्ता है, और 200 पे मिल रहा है तो और सस्ता है, वो माल बेकार नहीं हुआ। तो माल की पहचान जो हमारी होती है, यहाँ पर जो इन्वेंट्री की पहचान होती है, जो स्टॉक की पहचान होती है, वो स्टॉक प्राइस को एक पहले छोड़ दो, पहले बिजनेस को समझो, पहले फाइनेंशियल्स को समझो। और अगर बिजनेस और फाइनेंशियल्स में कन्विक्शन आए, देन ओनली उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को एनालाइज करो। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके यहाँ पर प्राइस को देखकर फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि इस बिजनेस फाइनेंशियल्स को पर शेयर के लिए हम इतना पैसा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, और कैंडल स्टिक यहाँ पर इंडिकेटर्स भी हैं। तो उनमें से जो भी आप यूज करते हो उसको यूज कर सकते हो। वैल्यूएशन को भी यहाँ पर देख सकते हो, बुक वैल्यू के बेस पर देख सकते हो, पी रेशियो के हिसाब से देख सकते हो, या फिर ग्रोथ के हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट मीन्स 1 मंथ में या 2 मंथ्स में राजेश एक्सपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्टॉक प्राइस नीचे आया है। लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे आने से अगर घबराहट है, तो उस घबराहट का सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है कि शायद हमने जो हमारा वेल डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उस वो रूल यहाँ पर शायद अप्लाई नहीं किया। क्योंकि अगर सिर्फ 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो हमारा एक स्टॉक में लगा है और स्टॉक प्राइस 20% भी डाउन आ जाए, तो एज सच घबराने की बात नहीं होती। क्योंकि 5% का 20% सिर्फ टोटल पोर्टफोलियो का 1% आता है, यानी कि उस स्टॉक की वजह से टोटल पोर्टफोलियो में जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ 1% का है। और इसीलिए हम यहाँ पर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, सिर्फ 5% ही एक स्टॉक में लगाते हैं, उससे ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाते। उसका रीजन ये है, हमें नहीं पता कि बाय करने के बाद में कौन सा स्टॉक पहले नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा। इस बात की कोई यहाँ पर गारंटी नहीं होती, और इस बात का एक्चुअल में जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबको पहले से भी पता होता है कि यहाँ पर ये एक कॉमन सी बात है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से पहले नीचे जाना शुरू करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर टेक्निकल को देखें, तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ।
जो काफी इंपॉर्टेंट है और शायद आपको समझ में भी आएगी राजेश एक्सपोर्ट के चार्ट में कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न लगातार काम करता आया है पास्ट में। तो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, उसको सुपर ट्रेंड कहते हैं, क्योंकि हर स्टॉक अलग तरीके से बिहेव करता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक बिहेव करता हो उसी तरीके से यहाँ पर एक मिड कैप स्टॉक भी बिहेव करे, या फिर उसी तरीके से यहाँ पर आईटी कंपनीज भी बिहेव करें। क्योंकि आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें, इन्फोसिस बीइंग ए गुड कंपनी और मींस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी यूएस मार्केट में कोई भी यहाँ पर एक विजल ब्लोअर लेकर आते हैं और स्टॉक प्राइस 10-15% डाउन आ जाता है। तो हर स्टॉक अलग अलग तरीके से काम करता है, राजेश एक्सपोर्ट भी अलग तरीके से काम करता है। अगर इसके हम चार्ट पैटर्न पर जाते हैं तो यहाँ हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं सुपर ट्रेंड। आप ध्यान से समझना है इस पूरे को, सुपर ट्रेंड एंड सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी। मैंने यहाँ पर दोनों ही इंडिकेटर्स लगा लिए और हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज लेकर आते हैं। मींस एटीआर को मैं यहाँ पर 200 करता हूँ और फैक्टर को यहाँ पर 7 करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद में ये अभी तक आया क्यों नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है, आ जाना चाहिए था। वापस से हम यहाँ पर देखते हैं, शायद मीन्स नेट की समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है जो अक्सर है। अभी भी नहीं आया, तो यहाँ दिक्कत क्या है, इसको हम फिर से करें। एनीवेज शायद अब आ जाए। यस, सो ये यहाँ पर आ गया और सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी को भी हमने सेम ले लिया और 7 किया हमने यहाँ पर, ओके किया। और ओके करने के बाद में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मीन्स स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर प्लॉट बैकग्राउंड लेबल ऑन स्केल प्राइस, वैल्यू ऑन स्केल प्राइस, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। और अगर हम स्ट्रेटजी को यहाँ से हटा दें तो यहाँ से वैल्यूज बेसिकली ऊपर से हट जाएंगी, या माई शॉर्ट पोजीशन, माई लॉन्ग पोजीशन, जो यहाँ पर एरो मार्क्स आते हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है एज सच। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर एक बार ले लेते हैं इस इंडिकेटर को भी, थोड़ा सा इजी रहेगा इंडिकेटर का लेना। और यहाँ पर जो वैल्यूज ये दिखा रहा है इसको हम हटा देते हैं, क्वांटिटी यहाँ से हटा देते हैं और सिग्नल लेवल यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर रहने देते हैं। आप ध्यान से समझना। और वैल्यू जो वॉल्यूम है उसको एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आप अगर देखोगे कि जब ये प्राइस जो इसकी सपोर्ट है, ग्रीन सपोर्ट है, जो सुपर ट्रेंड की ग्रीन सपोर्ट है, उससे नीचे जब आता है तो ग्रीन सपोर्ट जो लेटेस्ट थी जहां से प्राइस नीचे टूटा, अगर हम यहां पर ग्रीन सपोर्ट ले लें, या फिर जो यहां पर प्राइस है जहां पर इसने शॉर्ट करने का सिग्नल दिया, हम वहां पर अगर मार्क कर लें, तो एक बार मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद में हम देखते हैं जो रेसिस्टेंस है सुपर ट्रेंड का रेड लाइन के साथ, जब ये रेसिस्टेंस लाइन नीचे आ जाए तो हम वहां पर अगर बाय करें। आप ध्यान से समझना, मैंने दो चीज बताई कि जब शॉर्ट करने का इंडिकेशन है यहां पर, उस प्राइस पर हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई। वर्टिकल लाइन लगाने के बाद में इस वर्टिकल लाइन के नॉट वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि यहाँ पर बाइंग सिग्नल है और यहाँ पर ये बाइंग सिग्नल है, यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल है। शॉर्ट सिग्नल जहां पर है वहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जब इसका सुपर ट्रेंड का ये रेड लाइन नीचे आ जाए, जो रेसिस्टेंस है, तो वहां पर हम बाय करें। और इसको सेल कहां पर करें, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहीं पर अगर हम इसको वापस से सेल करें तो हमें अच्छे खासे गेन होते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, इससे पहले जो हमारी इस तरह का ये इंडिकेशन बना, तो 30% के आसपास का गेन आया 191 डेज में। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाय करने के बाद में 30 मींस 191 डेज से अलग अगर हम देखें कितने टाइम तक ये एक ही रेंज में यहां पर घूमता रहा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम यहां पर काउंट करें, सो दिस इज 160 डेज। 160 डेज तक स्टॉक प्राइस या तो नीचे गया सेम रेंज में रहा, या नीचे गया सेम रेंज में रहा, और फाइनली जो सारा का सारा प्रॉफिट आया वो बेसिकली विद इन 36 डेज आ गया। तो इस तरीके से चल के हमेशा स्टॉक प्राइस ऐसे ही करता है कि बाय करने के बाद में जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक प्राइस एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाए, वो पहले नीचे भी जा सकता है। और यहां पर पहले नीचे गया भी 13-14% नीचे गया, उसके बाद में ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन अगर हम अपने इंडिकेटर के बेस पर बैठे रहें तो आप देखोगे कि 191 डेज यानी कि 6.5 मंथ में यहां पर 30% गेन आ गया। इससे पहले यहाँ इस तरह की सिचुएशन कब आई, एक बार इसको फिर से यहाँ पर चेक कर लेते हैं और वापस से चेक करके हमें फिर से पता चलेगा कि इस तरह की सिचुएशन हमारी कब आई है। एक बार हम यहाँ पर देखें
तो वापस से हमने क्या किया, जहां पर इसने शॉर्ट करने का इंडिकेशन दिया था, हमने वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सुपर ट्रेंड का रेड रेसिस्टेंस नीचे आया, हमने वहां पर मार्क किया, और यहां पर अगर हमने बाय किया होता और वापस से सेल किया होता अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो हमने ड्रॉ की थी, तो हमारा फिर से यहां पर देखते हैं 333 डेज में 29.47 यानी कि 30% गेन बना 11 मंथ्स में। और ये कौन सा पीरियड है? ये बेसिकली हमारा कोविड वाला पीरियड है। उसके बावजूद भी हमारा यहाँ पर अच्छा खासा गेन आ गया। इससे पहले हम फिर से देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन कब आई। अगर हम यहाँ देखें तो ये सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि जो रेड रेसिस्टेंस लाइन है वो शॉर्ट की लाइन के नीचे आया ही नहीं। लेकिन उससे पहले इस तरह की सिचुएशन आई क्या? यस, इससे पहले इस तरह की सिचुएशन आई। जो शॉर्ट इंडिकेशन था वहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ की, और जब रेसिस्टेंस लाइन उसके नीचे आई, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आई सुपर ट्रेंड की, वहां पर हमने बाय करने की बात की, और बाय करके जब इसने वापस से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया तब हमने प्रॉफिट बुकिंग की बात की। तो यहां पर 105 डेज में 23.54% गेन आ गया। इससे पहले हम फिर से देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन कब बनी, और मीन्स बार बार करके इस तरह की सिचुएशंस को हम यहाँ पर चेक करते जाते हैं। यहाँ पर हमने बाय करने का हमने सिग्नल देखा, मीन्स शॉर्ट करने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और रेसिस्टेंस लाइन नीचे आई, तो हमारा यहाँ पर बाइंग सिग्नल आ गया। और बाइंग सिग्नल के बाद में हमने वापस से इसको अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की बात की, और 24.5% का गेन आ गया यहाँ हमारा 7 मंथ्स में। इससे पहले हम चेक करते हैं वापस से, यहाँ सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि रेसिस्टेंस लाइन इस शॉर्ट सिग्नल के नीचे नहीं आई। तो जब हमारी कंडीशन पूरी होगी देन ओनली वी विल बाय, और तभी हम अपनी कंडीशन को मीट करता हुआ मानेंगे। यहाँ पर कंडीशन मीट नहीं हुई, हम वापस से पीछे जाते हैं, और यहाँ पर हमारी कंडीशन मीट हो गई, राइट। तो हमने वापस से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। हमने देखा कि रेसिस्टेंस लाइन नीचे कब आई, रेसिस्टेंस लाइन हमारी इस बड़ी रेड कैंडल पर आई, और हमने अगर यहाँ पर बाय किया होता वापस से, और अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसको हमने प्रॉफिट बुकिंग किया होता, तो 111 डेज यानी कि लेस देन 4 मंथ 66% का हमारा गेन हुआ होता। अब मैं इसको पास्ट में जितना मर्जी चला जाऊं, इसी तरह के सुपर प्रॉफिट्स हमें लगातार आए हैं। यहां पर कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो इसको हम छोड़ देते हैं। इससे पहले जाकर देखें तो वापस से हम सेम कंडीशंस देख सकते हैं। यहां कंडीशंस पूरी नहीं हुई, इससे पहले हमारी शायद इस बार कंडीशन नहीं, यहां पर भी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब शॉर्ट सिग्नल आया उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे गया ही नहीं, बल्कि लगातार ऊपर गया। हाँ, 2008 में जरूर ऐसा हुआ। अब जब 2008 में इस तरह की सिचुएशन आई है, तो हम देखें कि हमने यहाँ पर इसको लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ड्रॉ किया, और जो हमारा बाइंग सिग्नल है, बाइंग सिग्नल हमारा आएगा यहाँ पर, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सुपर ट्रेंड का रेसिस्टेंस आना चाहिए। और अगर हमने वहां पर बाय किया होता, इवन दो मार्केट लगातार नीचे गई उसके बाद में, क्योंकि 2008 वाला फॉल था जो बहुत बड़ा फॉल था, उसके बावजूद भी अगर हम अपने टारगेट को मीट करने की बात करें तो 60% का गेन आया 1.5 ईयर्स में। सो ऑल दीज गेन्स आर गुड गेन्स, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जब ये सारे गेन्स अच्छे हैं, तो यहाँ पर करंट में क्या सिचुएशन बनती है, इस बात को देख लेते हैं। आप इस तरह से जब थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखते हो तो अलग ही सिचुएशन निकल कर आती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बेसिकली हमने कहाँ बाय किया होता, अगर हम इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को हम काउंट करके चलते तो हमारी बाइंग लेवल आती यहाँ पर, और प्राइस कौन सा आता, प्राइस आता 524। अब कहने को तो 524 से स्टॉक प्राइस नीचे आ चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कितने परसेंट डाउन है? 15% डाउन है। लेकिन अगर हम 524 से ही अपना पोटेंशियल गेन देखने लगे कि जब तक स्टॉक प्राइस ऊपर जाए तो कितने परसेंट का गेन आएगा, दिस इज 40% गेन, 39.55% गेन। अब मैं ये कहता हूं कि 39.55% गेन अगर अपना बाद में आ भी जाए, तो उसके बाद आप देखते हैं कि मीन्स यहां से 40% गेन आना कोई छोटी बात तो है नहीं। 40% गेन आने का मतलब है कि सीधा सीधा 40% पैसा बनना। अब 40% अगर पैसा बनता है तो आप यहां पर ये देखकर चल सकते हो कि एक साल भी लग जाए वहां से तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मीन्स एक साल लग भी गया, 40% गेन आ गया, और यहां पर थोड़ा सा उससे पहले नीचे आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है। मीन्स ये सिर्फ हमारे मन का उतावलापन है कि हम शायद बैक टेस्ट नहीं करते, शायद वर्किंग नहीं करते, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक प्राइस नीचे चला जाए तो हम परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर ये परेशानी आती क्यों है?
ये परेशानी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम खुद से मेहनत नहीं करते, जबकि मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिखाना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे कहने से किसी भी स्टॉक में 1 रुपया भी मत लगाओ। मेरे कहने से सिर्फ चीज़ों को सीख लो। सीखने के बाद में आपको फंडामेंटल समझ में आते हैं, बिज़नेस समझ में आता है तो पैसे लगाओ, अदरवाइज़ मत लगाओ। और अगर खुद को आपको समझ में आए और जब पैसे लगाओ, तो आपके मन का जो डर है वो निकल जाएगा, और जब तक मन का डर नहीं निकलेगा ना, तब तक हम शायद कभी किसी की वीडियो देखेंगे, कभी किसी की वीडियो देखेंगे, और कभी कोई कुछ बात करेगा, कभी कोई कुछ बात करेगा। तो हर किसी की बातों को सिर्फ सुनकर अगर ट्रेडिंग करनी है, देन रिच बनने का ये तरीका नहीं है। रिच बनने का तरीका है कि खुद से मेहनत करके सीखो और दूसरों की मेहनत का यहाँ पर एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को समझो, समझने के बाद में अपनी स्टडी करो, होमवर्क करो, और जब चीज़ें समझ में आए तब ट्रेड लो। सिर्फ और सिर्फ दूसरे के किसी के कहने से ट्रेड नहीं लेना है, ना मेरे कहने से ना किसी और के कहने से। चीज़ों को समझो, अपनी जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। अपनी मेहनत करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, डिटेल में बनाता हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। अब यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ चार्ट्स की तो हमने देख ही ली। अगर हम राजेश एक्सपोर्ट की यहाँ पर डेटा भी देखें, देन बुक वैल्यू इज़ 500 नाउ, एंड स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 450। और जो डेट इक्विटी रेशियो है दैट इज जीरो ऑलमोस्ट। और अगर हम बैलेंस शीट में भी देखें तो जो डेट इनके पास, इनके ऊपर 8,000 करोड़ रुपीस का था, दैट डेट इज ऑलमोस्ट जीरो नाउ, मींस 724 करोड़ का रह गया है। और जो अपना पैसा था वो 7,000 करोड़ से बढ़कर 14,000 करोड़ हो गया है। और पास्ट में इस स्टॉक ने हमेशा इसी तरह का यहाँ पर एक रेंज बनाकर हमेशा ट्रेड किया है। बार बार इस रेंज में आया है, बार बार ऊपर की रेंज में गया है, और ऊपर की रेंज में भी गया है। तो यहाँ पर मीन्स मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि किसी के कहने से नहीं जाओ, मेहनत करो। इस मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। स्टॉक मार्केट में जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनको अल्ट्रा रिच बनने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि जब तक ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं होती तब तक स्टॉक मार्केट में कोई मेहनत नहीं करता। और अगर कोई स्टॉक मार्केट में मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद चीज़ों को समझने के बाद ट्रेड ले रहा है ना, तो यानी कि वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तभी वो स्टॉक मार्केट में मेहनत कर रहा है, तभी वो इसको बिजनेस समझ रहा है, तभी वो इसको एक ट्रेडिंग समझ रहा है, ना कि गैम्बलिंग। दूसरों से देखकर इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन इंस्पायर होने के बाद में मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। कोई भी आपको कुछ भी दे नहीं सकता, आपको खुद से कमाना पड़ेगा, और खुद से कमाने के लिए पहले खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों से समझ ले सकते हो, लेकिन दूसरों की मेहनत आप यूज़ नहीं कर सकते। इस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा आप सबके साथ में, और आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।